हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आज लेकर आए हम जो क्लास 12th की लॉस्ट स्प्रिंग है फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर। इसमें जो एनिस जंग के द्वारा 2 स्टोरी लिखी गई हैं और उन स्टोरी के माध्यम से 2 भागों में जो बांटी गई है। एक में तो पहला जो भाग रहेगा कूड़ा बीनने वाले जो गरीब लोगों के जीवन से संबंधित रहेगी, और दूसरा जो ये जो लोग हैं पहले भाग वाले वे बांग्लादेश से पलायन करके अब दिल्ली में के सीमापुरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, और दूसरा भाग में फिरोजाबाद नगर में चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की दयनीय जीवन का वर्णन किया गया है। तो पहली जो स्टोरी पढ़ेंगे हम रैग पिकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रैग पिकर्स क्या क्या करते थे और उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन के बारे में बताया है और कैसे कैसे जो लेखिका हैं उन्होंने उसके बारे में वर्णन किया है। तो लेखिका साहिब नाम के एक लड़के को हर प्रातः अपने पड़ोस में देखती है। लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या दूसरी चीज़ें ढूंढ रहा होता है। एक दिन लेखिका लड़के से बात करते हो तो उसे पता चलता है कि वो लोग बांग्लादेश से आए थे। उनके खेत और जो घर थे वो तूफानों में बह गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो बड़े शहर में आ गए और वहीं पर क्या करने लगे, रहने लगे। लेखिका ने साहिब से कहा कि उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन साहिब ने कहा कि वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो साहिब ने जब कहा कि उनके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है तो वो नहीं जा सकता, तो इस पर लेखिका ने मजाक भरे भाव से कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल शुरू कर दूंगी और तुम कब आओगे। साहिब ने कह दिया कि वह आया करेगा। तो इस तरीके से, किंतु लेखिका को जब अपने आप पर शर्म आती है, जब साहिब उससे पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया, तो वास्तव में लेखिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आता है साहिब की बात। वहाँ अनेकों कूड़े बीनने वाले थे। कुछ ही महीनों में लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। वे सभी नंगे पाँव वाले लड़के थे। कुछ लोगों में नंगे पाँव घूमने की परंपरा होती है, लेकिन शायद वो उन्होंने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। अब लेखिका को पता चलता है कि ये सभी नंगे पाँव जो कूड़ा बटोरते लड़के सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है। जब वह वहाँ जाती तो उसे पता चला कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे तथा भोजन की तलाश में यही रहने लग गए थे। वहाँ उनमें लगभग 10,000 लोग थे। वे मिट्टी के बने घरों में रहते थे, जिनके ऊपर टीन और तिरपाल की छतें होती थी। वे यहाँ मलजल नालियों और जल नल की बिना किसी सुविधा के ही रहते थे। साहिब लेखिका को बताते हैं कि कई बार उसे कूड़े में 1 रुपये या कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था। इस प्रकार बच्चों को कूड़ा आश्रय में लिपटी हुई कोई चीज़ बन जाती। आयु में बड़े लोगों के लिए इसका अर्थ जीवित रहने का एक साधन होता है। अब आता है सर्दी के एक प्रातः। लेखिका साहिब को टेनिस के एक खेल में देखते हुए पाते। साहिब कहता है कि वह इस खेल को पसंद करता है। इनमें उसमें टेनिस के जूते पहने हुए जो किसी अमीर लड़के के उतार फेंके थे उसे दे दिए, किंतु वह खेल जो वह देख रहा वह बहुत उसकी पहुंच से बाहर है। जो लेखिका है ये सारी बातें नोटिस करती है। साहिब चाय की दुकान पर काम करने लगता है। उसे 800 रुपये और हर बार का भोजन दिया जाता था, किंतु अब वह स्वतंत्र नहीं था। वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा था, क्योंकि वह अब दूसरे के यहाँ पर क्या करने लगा था, नौकरी करने लगा था। इस तरीके से जो लेखिका है किसकी स्टोरी बताती है कि साहिब की स्टोरी बताती है कि कैसे कैसे साहिब ने अपने आप के साथ साथ पूरे बांग्लादेश से आए हुए जो 10,000 लोग थे उनका वर्णन किया है कि किस तरीके से उनका जो जीवन है वो गरीबी से बीता है, और वो वहाँ बांग्लादेश से शिफ्ट होकर दिल्ली के कौन से इलाके में आ गए हैं, सीमापुरी इलाके में आ गए हैं। ऐसे करके जो लेखिका है पूरा वर्णन करती है किसका, साहिब का, और कैसे अब उसकी तरह जो बच्चे हैं साहिब की तरह वो भी काम की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते हैं या फिर क्या रैग पिकर्स का कार्य करते हैं। इस तरीके से लेखिका जो है साहिब की और उसके परिवार वालों की दयनीय दशा के बारे में बताती है कि किस तरीके से उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता है। अब जो दूसरी जो स्टोरी पढ़ेंगे हम, वो जो स्टोरी रहेगी हमारी जो बेंगल मेकर से ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि फिरोजाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में ये स्टोरी बताई जाएगी। तो अब हम बेंगल मेकर्स की जो स्टोरी है स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। लेखिका एक
बार मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है। यह लड़का फिरोजाबाद में रहता था और चूड़ियाँ बनाने वाले एक परिवार से संबंध रखता था। मुकेश कहता है कि वह अपने परिवार वाला धंधा नहीं करना चाहता था, उसने एक मोटर मैकेनिक का मन बना रखा था। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम में लगा हुआ था। यह भारत में शीशा डालने के उद्योग का केंद्र था। यहाँ के परिवारों ने चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी थी। फिरोजाबाद की शीशा भट्टियों में लगभग 20,000 बच्चे काम करते थे। उन्हें बहुत अस्वास्थ्यकर दशाओं से के काम में गुजरना पड़ता था। उनके माता पिता यह नहीं जानते कि ऐसी जगह पर बच्चों को काम करवाना गैर कानूनी होता है, फिर भी वो लोग उनको काम के लिए भेजते थे। मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने की पेशकश करते हुए अगर वो सहित कहता है कि उनका मकान दोबारा बनाया जा रहा है। जब लेखिका वहां जाती है तो देखती है कि यह आधी बनी एक झोपड़ी है। अंदर की तरफ वहां हर जगह गरीबी के चिन्ह नजर आते हैं। एक पतली सी युवा औरत सायंकाल का भोजन पका रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। मुकेश का पिता भी वहां पर है। वह वर्षों से कठिन परिश्रम करता रहा है। पहले वह एक दर्जी का काम करता था और फिर चूड़ियाँ बनाने का काम करने लगा है। तो भी वह अपने परिवार का ठीक ठाक करवाने में असफल रहा है। तो अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज सका, वह उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाने का काम ही सिखा सका है। तो इस तरीके से जो लेखिका है वो मुकेश के बारे में बता रही है। मुकेश की दादी कहती है कि यह सब उनके भाग्य में था। उसका पति चूड़ियों की पॉलिश करने से उड़ने वाली धूल से अंधा होगा। वह कहती है कि उनका जन्म चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा था। इस तरह के सभी परिवारों में लड़कों तथा लड़कियों को अपने पिताओं और माताओं के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। उन्हें अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे की ज़्यादा आदी हो जाती हैं। इस तरह से युवा होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। लेखिका एक अन्य झोपड़ी में सविता नाम की एक लड़की को देखती है। वह एक बुजुर्ग औरत के साथ बैठी हुई है और शीशे के टुकड़ों को टाका लगाकर जोड़ रही है। वह नहीं जानती कि जो चूड़ियाँ वह बना रही है वह एक भारतीय औरत के सुहाग का चिन्ह है। उसके बगल में बैठी बूढ़ी औरत की कलाई पर अब भी चूड़ियां हैं, किंतु अपनी आंखों में कोई चमक नहीं है। वह कहती है उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया। उसका बूढ़ा पति कहता है कि वह चूड़ियों के अलावा किसी अन्य चीज के बारे में नहीं जानता। फिर भी उसे यह कहने से कुछ तसल्ली मिलती है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनवा लिया है। लेखिका कहती है कि गरीबी की चीख फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में गूंजती है। इन गरीब लोगों का शोषण साहूकारों, पुलिस वालों, बिचौलियों, अफसरशाहों और राजनीतिकों के द्वारा किया जाता है। वे अपनी गरीबी और अपने शोषण को एक स्वभाव सी बात मानने लगे हैं। लेखिका को प्रसन्नता होती है कि मुकेश ने इस कुचक्र से बाहर निकलने का निश्चय कर लिया है। उसने निर्णय कर लिया है कि वह एक गैराज में जाएगा और वहाँ एक मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। इस तरह एक दिन वह अपना खुद का स्वामी बन जाएगा। तो इस तरीके से जो लेखिका है वो 2 स्टोरियाँ बताती है। तो ये जो लास्ट वाली दूसरा भाग पढ़ा हमने, ये मुकेश की स्टोरी का भाग पढ़ा है, जो कहाँ पर रहता है, फिरोजाबाद में, जो एक चूड़ियाँ बनाने के लिए एक फेमस स्थान है और जहाँ से बनाई गई चूड़ियाँ पूरे भारत में भेजी जाती हैं, जो एक सुहाग की निशानी का प्रतीक होती है। लेकिन जो चूड़ियाँ बनाते हैं वो दूसरों के घरों में तो रोशनी कर देते हैं, लेकिन उनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। इस तरीके से जो लेखिका है वो मुकेश और फिरोजाबाद के लोगों की जो दयनीय दशा है उसके बारे में पूरा खोलकर वर्णन करती है। तो ये जो लेखिका के माध्यम से 2 स्टोरी बताई गई हैं, दोनों स्टोरियों में ही क्या बताई गई है कि गरीबी के चिन्ह किस तरीके से आज भी भारत में देखने को मिलते हैं। चाहे वो जो हमारे राजनेता हैं या जो साहूकार हैं, उनकी नज़र में ये सारी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लोग हैं जो गरीबी से अछूते नहीं हैं। इस तरीके से लेखिका दोनों स्टोरियों के माध्यम से दयनीय दशा के बारे में बताती है।
थैंक्स व्यूवर्स, स्टूडेंट्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको ही ऐसे ही एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।